हेलो स्टूडेंट, तो आपको आज हेडिंग डालना है काकरोच मादा जनन अंग। पिछले वीडियो में हमने नर जननांग के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब मादा जननांग। हेडिंग डालो काकरोच, मादा काकरोच के जननांग, मादा काकरोच के जननांग। क्या? तो वो उससे लिख लेना। कार्यकी में क्या है? एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। ये लिखवाना है। अभी एक मिनट रुको। एक हेडिंग आपकी पड़ी हुई थी, उसी के आगे नर जननांगों की कार्यकी, नर जननांगों की कार्यकी, नर जननांगों की कार्यकी। इसके बाद फिर मादा जननांग लिखना है। ठीक, तो नर जननांगों की कार्यकी में लिखो युवावस्था में ही, युवावस्था में ही युवावस्था में ही काकरोच के वृषणों में, काकरोच के वृषणों में शुक्राणु बनने लगते हैं, शुक्राणु बनने लगते हैं। वयस्क अवस्था तक इनका बनना कम हो जाता है, वयस्क अवस्था तक इनका बनना कम हो जाता है। ठीक, तो जब युवा होता है काकरोच, तो उनमें जो वृषण होते हैं, ठीक, वृषण में शुक्राणुओं का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब तक वो वयस्क होते हैं, मतलब युवावस्था से ज़्यादा होते हैं, तो उनका बनना धीरे धीरे कम होने लगता है और वृषण छोटे हो जाते हैं, और वृषण छोटे हो जाते हैं। परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनियों द्वारा, परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनियों द्वारा छत्र रूपी ग्रंथि के, शुक्रवाहिनियों द्वारा, परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनियों द्वारा छत्र रूपी ग्रंथि के, छत्र रूपी ग्रंथि के छत्र रूपी ग्रंथि के शुक्राशयों में पहुंचकर एकत्रित होते रहते हैं, शुक्राशयों में पहुंचकर एकत्रित होते रहते हैं। प्रत्येक शुक्राशय में, प्रत्येक शुक्राशय में ये परस्पर चिपककर, ये परस्पर चिपककर एक समूह बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, जिसे शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर कहते हैं, जिसे शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर कहते हैं। ठीक, बस इतना ही लिखना है।
अब आगे हेडिंग डालना है मादा काकरोच के जननांग। अब डालना है मादा काकरोच के जननांग। मादा काकरोच के जननांग, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम बुक से बना लेना, इसमें उतना साफ नहीं बना है तो आप अपना बुक से ये मादा जननांग बना लेना। तो मादा काकरोच के जननांग में आप सीधे हेडिंग डालना है अंडाशय। अंडाशय जो नर के जननांग का मुख्य पार्ट होता है शुक्राशय, जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और मादा काकरोच का होता है अंडाशय, जहां अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाशय में लिखेंगे ये मादा काकरोच के प्रमुख जननांग होते हैं। ये मादा काकरोच के प्रमुख जननांग होते हैं। अंडाशय दूसरे या तीसरे उदरखंड से, अंडाशय दूसरे या तीसरे उदरखंड से सातवें खंड तक उसी प्रकार फैले रहते हैं। सातवें खंड तक उसी प्रकार फैले रहते हैं जिस प्रकार नर में वृषण, जिस प्रकार नर में वृषण। ठीक, तो जो अंडाशय होते हैं वो मादा में उसी प्रकार से फैले रहते हैं दूसरे या तीसरे उदरखंड से सातवें या आठवें उदरखंड तक, जिस प्रकार नर में अंडाशय फैले रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 महीन एवं लचीली, प्रत्येक अंडाशय 8 महीन एवं लचीली, दीवार की बनी प्रत्येक अंडाशय 8 महीन एवं लचीली, 8 महीन एवं लचीली। इसमें 8 है, इसमें 12 दिए हैं, 10 भी दिए हैं, इसमें 8 लिखा है तो आप 8 ही लिखेंगे। लचीली, दीवार की बनी, लंबी नलिकाओं का गुच्छा होता है, लंबी नलिकाओं का गुच्छा होता है। ये लंबी नलिकाएं, ये मणि जैसी दिख रही है ना, ये अंडाशय, ये इतना, ठीक, ये अंडाशय है, मणि जैसी संरचना दिख रही होगी आपकी, ये गुच्छ के रूप में होते हैं, ये अंडाशय ही होते हैं। प्रत्येक अंडाशय 5 प्रमुख भागों में विभेदित होता है, 5 प्रमुख भागों में विभेदित होता है। ठीक, तो सीधे 5 प्रमुख भाग इसके लिख लेना है। इधर होता है डंठल, पहला लिख लेना डंठल, सीधे उसी में लिखते जाओ डंठल। दूसरा है अंडाणु कक्ष, दूसरा अंडाणु कक्ष, पहला है डंठल, दूसरा अंडाणु कक्ष। तीसरा है पीतकीय भाग, तीसरा पीतकीय भाग। चौथा है जनन भाग, चौथा जनन भाग। पांचवा तंतु, पांचवा लिखना है तंतु।
यहीं पर तंतु तंतु यहीं पर पीतकी भाग होता है जो आंतरिक स्ट्रक्चर में होता है, हमको दिखता नहीं है। तो पहला होता है ये डंठल, दूसरा होता है अंडाणुकक्ष, तीसरा होता है पीतकी भाग, चौथा होता है जनन भाग, पांचवा होता है तंतु। ये सभी भाग होते हैं काय के? अंडाशय के। ये अंडाशय में ही स्थित होते हैं सभी। पहला डंठल जो नीचे होता है इधर, जहाँ से अंडाणु क्या होते हैं निकलते हैं, उसे हम डंठल कहते हैं। अंडाणु कक्ष, जिस कक्ष में अंडाणु स्थित होते हैं उसे अंडाणु कक्ष कहते हैं। यहीं पर होता है एक पीतकी भाग आंतरिक स्ट्रक्चर में जो अंदर होता है, फिर होता है जनन भाग, फिर होता है तंतु। ये सभी पांचों भाग यहीं पर स्थित होते हैं। ठीक, तो इतना ही लिखना है। अब इसमें दूसरी हेडिंग डालना है अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां, दूसरी हेडिंग है अंडवाहिनियां। इसमें लिखना है प्रत्येक अंडाशय के पिछले सिरे पर, प्रत्येक अंडाशय के पिछले सिरे पर पिछले सिरे पर इसकी अंडिकाओं के डंठल, इसकी अंडिकाओं के डंठल परस्पर मिलकर, इसकी अंडिकाओं के डंठल परस्पर मिलकर एक छोटी एवं मोटी, एक छोटी एवं मोटी डंठल परस्पर मिलकर एक छोटी एवं मोटी पेशी युक्त अंडवाहिनी बनाते हैं, पेशी युक्त अंडवाहिनी बनाते हैं। एक पेशी युक्त अंडवाहिनी बनाते हैं, मतलब अंडकाओं की डंठल। ये क्या होती है? अंडकाएं, जो मणि जैसी दिख रही है ये अंडकाएं होती। इन्हीं के जितने 8-10 जितने भी डंठल होते हैं, ये सब परस्पर मिलकर एक पेशी युक्त अंडवाहिनी बनाते हैं। ये क्या होती है? अंडवाहिनी। और जहाँ पर ये दोनों मिलकर एक हो जाती है वो कहलाती है सह अंडवाहिनी। और दोनों अलग अलग दो अंडवाहिनी होती, एक इस साइड होती है और एक ये वाली इस साइड, दो अंडवाहिनी होती। जहाँ पर ये दोनों परस्पर मिल जाती है उसे हम कहते हैं सह अंडवाहिनी। ठीक, आप जब बुक में स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस साइड के डंठल मिलकर इस साइड की अंडवाहिनी बनाते हैं, ये इस साइड के डंठल मिलकर इस साइड की अंडवाहिनी बनाते हैं। जब दोनों मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? सह अंडवाहिनी, जब दोनों मिलकर एक हो जाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी योनि या वेजाइना। योनि, इसमें लिखना है 7वें खंड की मध्य रेखा में, 7वें खंड की मध्य रेखा में दोनों ओर की अंडवाहिनियां मिलकर, मध्य रेखा में दोनों ओर की अंडवाहिनियां मिलकर एक छोटी एवं मोटी, एक छोटी एवं मोटी योनि या सह अंडवाहिनी बनाती हैं। योनि या सह अंडवाहिनी बनाती। देखो योनि या सह अंडवाहिनी एक ही होता है।
तो जहाँ पर ये दोनों अंडवाहिनियाँ मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं, इसी को हम योनि या सह अंडवाहिनी कहते हैं। योनि या सह अंडवाहिनी कहते हैं या बनाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है चौथी, कोलिटियर ग्रंथियां। कोलिटियर ग्रंथियां, कोलिटीरियल ग्रंथियां ऐसा लिख लेना, कोलिटीरियल। कोलिटीरियल ग्रंथियां आगे है आपकी हेडिंग उसी में। कोलिटीरियल ग्रंथियां ये दो होती हैं दोनों साइड, एक छोटी है, छोटी होती है और एक बड़ी होती है, मतलब दोनों साइड ये ग्रंथियां एक जाल जैसी कांटे जैसी ग्रंथियां होती हैं ना दोनों साइड, ये होती है कोलिटीरियल ग्रंथियां। मतलब जो दाएं ग्रंथि होती है वो होती है छोटी और जो बाएं साइड होती है वो थोड़ी होती है बड़ी। दोनों बेसों में एक एक कोलिटीरियल ग्रंथियां होती हैं दोनों साइड। तो इसमें लिखना है ये जनन बेस के, ये जनन बेस्म के, ये जनन बेस के पृष्ठ तल की ओर स्थित, पृष्ठ तल की ओर स्थित, पृष्ठ तल की ओर स्थित एक जोड़ी, पृष्ठ तल की ओर स्थित एक जोड़ी सफेद एवं अत्यधिक शाखान्वित, सफेद एवं अत्यधिक शाखान्वित, सफेद एवं अत्यधिक शाखान्वित नलिका रूपी ग्रंथियां होती हैं, नलिका रूपी ग्रंथियां होती हैं। नलिका रूपी ग्रंथियां होती हैं। वाई ग्रंथि दाहिनी से बड़ी होती है, वाई ग्रंथि, वाई ग्रंथि दाहिनी से बड़ी होती है। जो बाएं साइड की ग्रंथि होती है वो बड़ी होती है, दाएं साइड की छोटी होती है। तथा इन दोनों से स्रावित पदार्थ भी भिन्न भिन्न होता है, तथा इन दोनों से स्रावित पदार्थ भी भिन्न भिन्न होता है। ऊपर है सब, 3-4 बस। इन दोनों से स्रावित पदार्थ भी भिन्न भिन्न होता है। दोनों से एक एक वाहिनी भी निकलती है, दोनों से एक एक वाहिनी भी निकलती है, दोनों से एक एक वाहिनी भी निकलती है। दोनों वाहिनियां मिलकर, दोनों वाहिनियां मिलकर जनन कक्ष में खुलती हैं, दोनों वाहिनियां मिलकर
जनन कक्ष में खुलती हैं। ठीक, अब लास्ट हेडिंग है आपकी शुक्रधान, 5वीं। लास्ट हेडिंग है आपकी शुक्रधान, जो बीच में होता है जनन कक्ष के इधर बीच में एक जोड़ी होता है, शुक्रधान। ये कोलिटीरियल ग्रंथियों के पास एक जोड़ी, ये कोलिटीरियल ग्रंथियों के पास एक जोड़ी, ये कोलिटीरियल ग्रंथियों के पास एक जोड़ी छोटी रचनाएं होती हैं, छोटी रचनाएं होती हैं। मतलब जोड़े में जो शुक्रधान होते हैं वो डबल होती हैं। एक शुक्रधान थोड़ा मोटा होता है और मुगदल के समान होता है, दूसरा पतला होता है। उसमें आगे थोड़ा लिखो, वाया शुक्रधान बड़ा, वाया शुक्रधान बड़ा, एवं मुग्धाकार, वाया शुक्रधान बड़ा एवं मुग्धाकार, तथा दाहिना पतला नलिकाकार होता है, तथा दाहिना पतला एवं नलिकाकार होता है, तथा दाहिना पतला एवं नलिकाकार होता है। दोनों से एक एक छोटी वाहिनियां निकलती हैं, दोनों से एक एक छोटी वाहिनियां निकलती हैं। छोटी वाहिनियां निकलती हैं। ये मिलकर जनन कक्ष में स्थित, ये मिलकर जनन कक्ष में स्थित, जनन कक्ष में स्थित शुक्रधान अंकुर पर, शुक्रधान अंकुर पर खुलती हैं, शुक्रधान अंकुर पर खुलती हैं। ठीक, तो ये आपके मादा जननांग हो गए सभी। नेक्स्ट जो आपका जीवन व्रंत होता है, मैथुन प्रक्रिया होती है, तो उसमें कुछ हम आपको अंडरलाइन करके भेज देंगे। जैसे मैथुन प्रक्रिया है तो वो अंडरलाइन करके भेज देंगे, तो आप उससे लिख लेना। बाकी जो मेन चीज़ है उसका हम वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप उससे लिख लेना। और जो चीज़ लिखाने योग्य नहीं होती है, जैसे मैथुन प्रक्रिया और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनका हम अंडरलाइन करके भेज देंगे, तो आप बुक से लिख लेना। ठीक, और जीवन चक्र जो होता है, जीवन चक्र का हम डायग्राम बता देंगे, तो आप उसका डायग्राम बना लेना और उसके बारे में हम लिखवा भी देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरलाइन करके भेजेंगे, तो आप उससे अंडरलाइन करके लिख लेना। ठीक, धन्यवाद।